दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर में मौजूद हूं। एक केस मेरे सामने है और ये केस बहुत ही चौंकाने वाला है। एक युवक उम्र 25 साल, नाम धनंजय कुमार और रहने वाले हैं बेगूसराय ज़िले के बीहट के। वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे, दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, शकरपुर वहाँ के इलाके में। और अचानक वहाँ से 15 जून से वो दोपहर 3 बजे के बाद कोचिंग से आते हैं, वापस लौटकर अपने कमरे में सामान रखते हैं। वहाँ पे वॉलेट अपना वहीं छोड़ते हैं, बैग वहीं पे छोड़ते हैं, अपना आईपैड वहीं पे छोड़ते हैं और फिर वो इसके बाद उस कमरे से कहाँ जाते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं होती। उनके साथ जो रूममेट हैं वो भी बाहर थे और जब 1 दिन बाद वो कॉल करते हैं उनके रूममेट कि आखिर कहाँ है धनंजय, उनसे बात करते हैं कि आप आए नहीं घर आज। तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है, फिर वो घरवालों को खबर देते हैं और फिर ये बात बीहट पहुँचती है बेगूसराय में। और वहाँ फिर परिवार वालों में हलचल होती है, सभी लोग दिल्ली आते हैं, खोजबीन शुरू होती है, जानकार के लोगों से पता किया जाता है, जो अमूमन इस केस में आमतौर पर होता है। और उसके बाद रूममेट शिकायत करते हैं जाके, अंकित राज उनका नाम है, और उसके बाद शकरपुर थाने दिल्ली में इस बात को लेकर शिकायत दर्ज होती है, शिकायत गुमशुदगी की होती है। हमारे साथ अमन कुमार मौजूद हैं, जो कि उनके बहनोई हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इस केस में मैं दिल्ली पुलिस से भी बात कर चुका हूँ, जो आईओ हैं इस केस के विशाल, उनसे भी, विशाल लांबा से भी मेरी बात हुई है। एसएचओ को मैंने मैसेज भी छोड़ा है वॉइसमेल पे, हालाँकि उनका जवाब नहीं आया है। मैंने ईमेल भी किया है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उनको, साथ में जो एसीपी हैं ईस्ट दिल्ली के, उन्हें भी। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? क्योंकि ये केस बहुत सामान्य नहीं है। अगर कोई युवक कहीं पे पढ़ाई करता है और बहुत जी-जान से पढ़ाई करता है, तो अचानक ऐसा क्या हो जाता है इस केस में? अमन, कैसे जानकारी मिली और सबसे पहले जब आप दिल्ली आए तो पहली कोशिश क्या हुई? पुलिस तक कब पहुँचे? 16 तारीख को रात में मुझे इस बारे में जानकारी मिली है। मैं उसी रात को बीहट से पटना आया। पटना से अगली सुबह की सबसे पहली फ़्लाइट 8 बजे की थी, वो पकड़ के दिल्ली आया। 16 जून, 17 जून की सुबह 17 जून। 8 बजे की फ़्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली आया। 16 जून को रात के करीब 9 बजे में मुझे इस बारे में जानकारी ही मिली थी। तो 17 जून को जब मैं सुबह पहुंचा हूं, तो सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन गया। आते के लक्ष्मी नगर मेट्रो पे उतरा। वहाँ पे पहले तो मैं उसके रूम पे गया। उसके मकान मालिक से मैंने बात किया, जो क्या है माजरा, आपने कब देखा, नहीं देखा, क्या है, आप लड़के का व्यवहार कैसा था। मैंने उनके मकान मालिक से भी जानने की कोशिश की, जो क्या उन्होंने कुछ देखा था या कुछ उनको पता हो। जो उसके बाद आसपास की कुछ दुकानें हैं, मैंने वहाँ पे जाके जानकारी लेने की कोशिश की, किसी ने कुछ देखा है, नहीं देखा है। सभी लोगों ने बोला जो लड़के को वो जानते हैं, आते जाते देखते थे मोहल्ले में, कभी पार्सल लेने आता था नीचे, तो कभी कुछ सामान लेने आता था। सबने बोला लड़का बहुत शांत, बहुत अच्छा, कोई किसी तरीके का ज़्यादा इधर-उधर दोस्तों के साथ में करना नहीं होता था। रूम में जाता था, पढ़ाई, लाइब्रेरी, इतना ही था। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वालों ने बोला जो सीटीआर वगैरह निकाल रहे हैं, कोशिश जारी है, वो ढूँढ रहे हैं, सीटीआर आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने सारा डिटेल लिया। ये 17 तारीख की बात ये है। 17 तारीख की बात है। फिर आप बता रहे थे सीसीटीवी फुटेज भी पता चला, वो कैसे जानकारी मिली? अ, पहले तो 17 तारीख को मैं खुद से गया था रेलवे स्टेशन, जानकारी, चूँकि उनका एक जीमेल था, जो कि उनका लैपटॉप में लॉग्ड इन था। लैपटॉप उनके भाई के पास ही था। लैपटॉप लेके वो दिल्ली आए नहीं थे, वो उनके भाई के पास ही था। तो उन्होंने उस लैपटॉप पे उनका जीमेल खोल के उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की थी। मतलब गाँव में ही उनका एक लैपटॉप था जिसमें गाँव उनका में लॉगिन था। उनके भाई पटना एनआईटी के स्टूडेंट हैं, अच्छा। तो उनके पास में पटना में उनका लैपटॉप था। तो वहाँ से उनको जानकारी मिला, जो 15 तारीख को दोपहर लगभग पौने 3 बजे के आसपास में उनका फ़ोन का लास्ट लोकेशन था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हम लोग उस बेसिस पे कौन-सा फ़ोन था उनके पास? वीवो का था। वीवो का था। हाँ, तो लास्ट लोकेशन उनका वो दिल्ली का नई रेलवे वो एरिया दिखा रहा था। तो हमने पुलिस वालों से बोला जो उनका गूगल पे दिख रहा है, तो उन्होंने बोला जो वो एक्यूरेट नहीं होता है गूगल वाला, वो अपना सीडीआर निकालेंगे, उस पे एक्यूरेट आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेंगे। तो हम लोग फिर भी अपनी तसल्ली के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए। जो जानकारियाँ हमें थी उस अकॉर्डिंग हमने जांच किया, लेकिन सही से वो हो नहीं पाया। 17 तारीख को अपने तरफ से हमने सारी कोशिश की।
18 तारीख को 17 तारीख को ही रात में सीडीआर की रिपोर्ट आ गई थी पुलिस के पास में। पुलिस वालों ने जानकारी दी जो सीडीआर रिपोर्ट आ गई है, कल सुबह हम लोग इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। हमें थाने बुलाया गया, हम लोग गए, सीडीआर की रिपोर्ट उन्होंने हमें, उसमें जो भी नंबर्स थे उन्होंने दिखाए, जो ये सारे नंबर्स पे कॉल हुए, तो उसमें मैक्सिमम नंबर तो घर वालों के ही थे। एक दो दोस्तों के थे, तो उन दोस्तों से उन्होंने बात किया तो उन्होंने बोला कोई जानकारी उन्हें नहीं है। 15 तारीख को उनके फ़ोन से कोई कॉल नहीं हुई है, नॉर्मल कॉल नहीं हुई है। मतलब जिस दिन से गायब हैं उस दिन उन्होंने किसी को कॉल नहीं उस किया दिन उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया है, पूरे दिन में किसी को कॉल नहीं था। और रूममेट भी साथ में उस दिन नहीं थे। और रूममेट से जानकारी लेने पे पता चला जो रूममेट का कुछ एग्ज़ाम, रूममेट का भी एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम देने के लिए सुबह ही निकल गया था और वो बोल के गया था जो उस रात को वो नहीं लौटेगा। रूममेट उनका उसको बोल के गया था आज रात को नहीं लौटेगा, वो कल लौटेगा। रूममेट कल, उसके हिसाब से रूममेट ने जैसा बताया था उसके अकॉर्डिंग अगले दिन 16 तारीख को रूममेट 12 बजे लौटा है। 12-1 के बीच में वो रूम लौटा, रूम में नहीं थे धनंजय कुमार। मतलब उस दिन रूममेट दिल्ली में ही थे किसी और जगह पर या कहीं और गए थे? दिल्ली में ही थे, दिल्ली में। दिल्ली में ही थे लेकिन दूसरी जगह पे थे। ठीक है। तो 16 तारीख को जब वो 12-1 बजे दिन में लौटे तो धनंजय रूम में नहीं थे। उन्होंने कॉल किया उनको, फ़ोन स्विच ऑफ गया। तो होता है जो फ़ोन नेटवर्क के बाहर होगा, उसने ऐसा सोचा जो रूम नेटवर्क फ़ोन नेटवर्क के बाहर होगा, कहीं होंगे, लाइब्रेरी में होंगे या कहीं गए होंगे। वो अपना फ्रेश होके बोला मैं सो गया थोड़ी देर, फिर लगभग 4 सवा 4 बजे वो लाइब्रेरी गया। उसी लाइब्रेरी में ये भी पढ़ते थे, दोनों एक ही लाइब्रेरी में जाया करते थे। 4 सवा 4 में जब वो लाइब्रेरी गया तो वहाँ पे देखा वो लाइब्रेरी में भी नहीं था। तो उसने अपने एक और दोस्त को कॉल किया। कहाँ लाइब्रेरी? कनॉट प्लेस में जाते थे? किस नहीं, जगह? लक्ष्मी नगर में ही लाइब्रेरी, सकरपुर में ही लाइब्रेरी भी था। घर से कुछ 100-200 मीटर दूरी पे ही लाइब्रेरी था उनका। वो पढ़ने दोनों जाते थे? हाँ, दोनों उसी में जाते थे। तो लाइब्रेरी में उनको नहीं देखा उसने, तो लाइब्रेरी से उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया। तो उस दोस्त ने बताया वो तीनों एक ही जगह पे रहते थे, मतलब सकरपुर में ही रहते थे, पढ़ाई करते थे। तो रात का खाना तीनों साथ में खाने, एक पेट पूजा करके कैंटीन टाइप का है, रेस्टोरेंट टाइप का है, वहाँ जाते थे खाना खाने। तो उसने बोला जो कल रात को उसने खाना खाने के लिए उसको कॉल किया था, तो कल रात को भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो फिर उसके दोस्त ने जो है 4:30 बजे के आसपास में फिर से कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ। तो वो वापस रूम आया। फिर वो उसने अपने मकान मालिक से पूछा जो एक बार सीसीटीवी देख के बताइए वो कब आखिरी बार आया था। रूम में मकान मालिक जो गेट पे सीसीटीवी है उसको देख के उसके फुटेज के हिसाब से उन्होंने बताया लगभग 1:44 या 1:48 के आसपास में वो रूम में आते हैं। उनके बैग है, रूम में एंटर किए हैं। 2:08 के करीब में वो रूम से बाहर जाते हुए दिखे हैं, कैजुअल, कोई बिना किसी बैग के, मतलब बिना घंटे किसी। भर के भीतर? हाँ, बैग घंटा भी भर बैग भी नहीं? कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे लोग कैजुअल निकलता है, टी शर्ट, लोअर, चप्पल, वो कैजुअली निकले हैं। हम लोग जब आके चेक किए थे तो उनका सारा वॉलेट, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब आईडी कार्ड, सब कुछ रूम में ही था। मेट्रो कार्ड सारा रूम में ही था। उनके पास में सिर्फ एक उनका फ़ोन है और कुछ भी नहीं। ये पता चला कि 2 ट्रांज़ैक्शन के बारे में आपके परिवार को जानकारी मिली थी और उसके ज़रिए फिर ये पता चला कि मेट्रो का टिकट लिया था उन्होंने। क्या है मामला? आ, जब ट्रांजैक्शन डिटेल, उनका अकाउंट का डिटेल हमने निकलवाया तो उसमें हमें पता चला जो उन्होंने लगभग एक 32 रुपये का ट्रांजैक्शन मोबाइल से किया था दिल्ली मेट्रो पे। तो दिल्ली मेट्रो से ट्रांजैक्शन किया था उन्होंने, मेट्रो का 32 रुपये का। उसके बाद उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया था IRCTC पे 68 रुपये का। तो उससे हम लोगों को आइडिया मिला जो ये नई दिल्ली गए होंगे 32 रुपये का। अनरिज़र्व टिकट था वो? अब अनरिजर्व टिकट था या जो भी था, 67 का ट्रांज़ैक्शन आया था। 67.90 का वो IRCTC पे ट्रांजैक्शन हुआ है। अब वो किस चीज़ में हुआ IRCTC वो तो दिखाता नहीं है, वो सिर्फ उस पर लिखा हुआ था IRCTC UTS का 67.90 का ट्रांजैक्शन है। तो बैंक डिटेल से हम लोग को आइडिया मिला
सीडीआर रिपोर्ट भी आ गई थी, तो हम लोग वो चेक करने गए, तो फिर सीडीआर में भी उनका लास्ट लोकेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही था। तो हम लोग वहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए, फिर आपने टाइम के चेक किया, दिल्ली पुलिस के लोग साथ गए थे? साथ में थे, दिल्ली पुलिस के लोग साथ में थे। सेकंड डे में दिल्ली पुलिस साथ में थी हमारे। तो हम लोगों ने चेक किया फुटेज, तो उसमें वो दिखे। मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स के फुटेज आपने चेक किए होंगे? नहीं, हम लोगों ने पहले जो वो लोकेशन दिख रहा था सीडीआर में और टाइमिंग, उस लोकेशन और उस टाइमिंग पे जो सीसीटीवी था वो देखा। तो वो एफओबी 2 पे हम लोगों को दिखे, फुट जो ओवर कि ब्रिज 2 हाँ पे? हाँ, जो कि मेट्रो की तरफ से आती है, और एफओबी 2 पे वो जो आए, लोकेशन और टाइमिंग आपको मिली थी लगभग सटीक थी? लगभग सटीक थी। और गूगल से मिली थी वो उनके उनके जीमेल? नहीं, वो तो मुझे मिला था उनका लास्ट लोकेशन का, मतलब कहाँ से? फ़ोन जब स्विच ऑफ हुआ था तो उस टाइम का जो लोकेशन था वो मिला था मुझे गूगल से। गूगल से? ये एफओबी 2 पे जो था वो सीडीआर से, पुलिस ने जो सीडीआर निकाला था उससे मिला था। और उसमें आपने फुटेज चेक किया? उसमें हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलके हमने फुटेज चेक किया, तो वो अकेले ही उसी टी शर्ट लोअर में वो आते हुए दिख रहे हैं। तो सीसीटीवी से हमने उनका पीछा किया, नेक्स्ट सीसीटीवी का, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक वो गए हैं। 4 से फिर वो आगे जो है वो पार्सल काट का रास्ता है, वो उस पे नीचे उतरे हैं। वो भी हम लोगों को, वहाँ कैमरा नहीं है, दूसरे कैमरा से जूम करके हम लोगों ने देखा है, तो उसमें दिखा है वो पार्सल काट से नीचे उतरे। उसके बाद आगे कोई कैमरा है नहीं, तो आगे वो किधर गए वो नहीं पता चल पाया। वो आगे से किसी प्लेटफॉर्म पे गए या एग्जिट हो गए, वो पता नहीं चल पाए। इससे आगे पुलिस कुछ नहीं बता पा रही? इससे आगे पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। उनका कहना है अब कभी फिर फ़ोन उनका ऑन होता है या उसमें कोई सिम कार्ड डलता है तो लोकेशन ट्रेस होगा, तो हम कर पाएंगे कुछ। अभी तक कोई सिम कार्ड भी नहीं डाला है उसमें? नहीं। क्या घर में बात करते थे वो लोगों से? घर में बात होती थी। कब लास्ट बात हुई थी? ये ध्यान है क्या? 13 को हुई होगी, 13 को हुई हुई कोई। मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता था? हाँ कोई एग्ज़ाम बताया जा रहा है कि उस दिन उन्होंने दिया था? हाँ, उस दिन उनका एक एग्ज़ाम था सुबह में, 9:30 10:30 बजे से उनका एग्ज़ाम था। जनपथ में था वो एग्ज़ाम। तो 9:30 के आसपास में, उस सीसीटीवी रूम का जो फुटेज हम लोगों ने देखा है, तो 9:30 के आसपास में वो रूम से निकले हैं। 9:30 के आसपास निकले हैं और फिर वही एग्ज़ाम दे के 1:44 1:48 पे वो लौटे हैं। एग्ज़ाम सेंटर या जहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ की कोई जानकारी आई है क्या? वहीं से हम लोगों को उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में पता चला था। तो हम लोगों ने सेंटर पे फ़ोन किया था, तो पता चला था हाँ, एग्ज़ाम देने आया है। कैसा रिजल्ट था उसका? तो रिज़ल्ट कैसा था? रिज़ल्ट नहीं था, अच्छा नहीं था रिज़ल्ट। किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे थे वो? वो एक ACCA करके एग्ज़ाम होता है, उसी का था। और ये शायद अमूमन हर महीने होता है, तो हाँ अगर हाँ, एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं एग्ज़ाम गया इस है तो आप अगले महीने भी दे सकते हैं। हर महीने इसका एग्ज़ाम होता है, आप कभी भी दे सकते हैं। तो कोई तनाव की बात नहीं थी? एग्ज़ाम अगर खराब भी गया तो अगले महीने दे सकते? नहीं, उनका एग्ज़ाम खराब तो अगर चला गया है उनका, लेकिन उसके पहले वो मॉक टेस्ट दे रहे थे जी। और मॉक टेस्ट में उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। सामान्य तौर पर कई बार होता है ऐसा। तो अच्छा रिज़ल्ट था, तो इसीलिए वो एग्ज़ाम देने गए थे। कोई स्ट्रेस किसी तरह की वैसी बात जो ये पता चले कि पढ़ाई को लेके स्ट्रेस ले रहे हों? पढ़ाई को लेके थोड़ा, इस एग्ज़ाम को लेके वो सीरियस थे, सीरियस? सीरियस थे। स्ट्रेस नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा सीरियस थे। कई बार लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि एग्ज़ाम इतनी मेहनत की नहीं, उतना। सेंसिटिव भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है जो चूँकि मॉक टेस्ट में उनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था, तो वो काफ़ी खुश थे इस बात से, जो मॉक टेस्ट में तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो आगे भी तो उनका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो इसी कॉन्फिडेंस में तो वो एग्ज़ाम देने गए थे। तो मतलब इससे आगे की कोई कहानी अभी 15 तारीख 15 को? तारीख को 3 बजे के 3:15 पे उनका लास्ट सीसीटीवी फुटेज है। 3 बज के सीडीआर के अकॉर्डिंग 3:54 के बाद उनका कोई लोकेशन नहीं है। 3:54 तक वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थे। और अभी तक कुछ भी पता नहीं? अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मैंने आईओ से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स में इसको लेकर एडवर्टीज़मेंट दिया गया था पुलिस विभाग की तरफ से, और हमारी सारी कोशिश है कि भले ओपन एंड शट टाइप का मामला है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रास्ते हो सकते हैं ट्रेस करने के, वो हमने अप्लाई किए हैं।
क्या लगता है, आशंका भी है कोई किसी तरह की आपको? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कुछ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस इन घटना में जो बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े करते हैं। अगर एग्ज़ाम का उन्हें स्ट्रेस हुआ, उस गुस्से में अगर वो निकल के जाते हैं, तो फिर कुछ तो सामान लेके जाएँगे। उनके पास में ना कैश है, ना कुछ भी नहीं है, वॉलेट तक नहीं है। वॉलेट तक नहीं है। क्या कमरे पे क्या छोड़ के गए वो? आईपैड बताया जा रहा है शायद उनका था। उनके बैग में उनका आईपैड था, वॉलेट था, सारा कुछ बैग में ही है, मेट्रो कार्ड है। एक बात सामने आ रही है कि कुछ उन्होंने ट्रांज़ैक्शन किए थे क्रेडिट कार्ड के कुछ ही समय पहले। 1:48 पे जब वो रूम आए हैं, उसके बाद उनके अकाउंट से 6-7 ट्रांज़ैक्शन हैं। 6-7 ट्रांज़ैक्शन। हाँ, एक तो ट्रांज़ैक्शन है उनका रूम आने के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हुआ है, जिसका ड्यू नहीं था, वो मंथ एंड में ड्यू होता है। वो बैठ के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किए हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल है या किस मतलब पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या खरीदा था जो इतना मोटा अमाउंट उन्होंने पे किया है? एक 28,000 का है, एक 14,000 का है, लगभग 2100 रुपये का है, 1,000 रुपये का है। इस तरह करके 6 ट्रांज़ैक्शन है। उसके बाद उन्होंने एक ट्रांज़ैक्शन किया है 374 रुपये का। किसी अभिषेक सब कुछ नाम है, अभी वो याद नहीं है मुझे, वो देखना पड़ेगा ट्रांज़ैक्शन में वो नाम लिखा हुआ है किनको उन्होंने 374 रुपये पे किए हैं। और उस 374 के बाद फिर उन्होंने एक मेट्रो टिकट खरीदा है। ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुए या क्रेडिट कार्ड के लिए हुए ये पता नहीं है अभी। नहीं, अच्छा। और ये ट्रांज़ैक्शन लगभग 50-60 हज़ार से ऊपर गए। 50,000 रुपये। 50,000 के ऊपर। क्योंकि उन्होंने पहले अपना जो उनका घर से जो पैसे आते थे, तो वो अकाउंट है उनका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है? तो उससे उन्होंने अपना एक अलग अकाउंट भी रखा हुआ था कोटक में। तो वो सारे खर्चे करते थे कोटक से, घर से पैसे जो आते थे वो पहले वो अपने दूसरे अकाउंट में रखते थे, फिर उससे वो खर्च करते थे। तो उसमें से उन्होंने 50,000 खुद के ही अकाउंट कोटक में ट्रांसफ़र किए। उस 50,000 को उन्होंने खर्च किया है, और ठीक पहले। ठीक पहले। और ये पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए हुआ है? अब ये सारी चीज़ें देखिए पुलिस जांच का विषय है, बहुत ज़्यादा इस पे कयास लगाना सही नहीं होगा। आशंकाएँ कुछ नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका गायब हो जाना देश की राजधानी दिल्ली से और 15 से आज 25 तारीख है, इतने दिन तक किसी भी परिजन का कोई अगर 25 साल का बेटा, नौजवान घर का सदस्य अगर इस तरह से ट्रेसलेस हो जाए, तो फिर कई चिंताएँ होती हैं, वो चिंताओं से ये परिवार दो चार है। लगातार खोजबीन 10 दिन से सभी संबंधी घर के लोग दिल्ली में आकर कर रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचे और अगर धनंजय कहीं और ऐसी जगह पर हों और फ़ेसबुक देख रहे हों और सोशल मीडिया को वो एक्सेस कर पा रहे हों, अगर ये बात उन तक पहुँच रही हो, तो कम से कम परिवार चिंता में है, वो वापस अपने घर की तरफ आएँ, लोगों से मिलें, बताएँ अगर मन में कोई वैसी बात है। और पुलिस के लिए भी एक ये अनुरोध है कि ये मामला ओपन एंड शट नहीं हो सकता, कोई दुनिया का मामला पूरी तरह से बंद नहीं होता, कुछ न कुछ अगर ऐसी चीज़ें जो अंधेरे में हैं, तो कोशिश करने पर बहुत सारे सुराग मिलते हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए देश की राजधानी, भारत की राजधानी और दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल अगर है, तो शायद इस केस में भी सारी बातें निकाल कर सामने लाएँगी। अमन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।